फेब्रुआरी महीना आया है और फेब्रुआरी महीना लाता है बजट। दोस्तों बजट के जो अनाउंसमेंट होते हैं ये स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करते हैं। बजट में जो कुछ एलोकेशन बढ़ाए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक सेक्टर को, अगर गवर्नमेंट का फोकस होता है कुछ सेक्टर पे तो वो सेक्टर की कंपनियों को उससे लाभ होता है और कुछ फायदे हटाए भी जाते हैं। बहुत सी बात ये दोस्तों नेगेटिव भी होता है कुछ सेक्टर के लिए। तो हम लोग दोस्तों अब बजट को जानेंगे। हर साल फेब्रुआरी महीने की पहली तारीख आपका बजट अनाउंस होता है। पर बजट को दो पार्ट में देखना चाहिए, एक होता है बजट और बजट के अगले दिन दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे अनाउंस होता है। दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे में कंट्री में क्या चल रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेड्स है, क्या चैलेंजेस है, इन चीजों का ध्यान रखा जाता है और ये सर्वे दोस्तों काम लगता है बजट बनाने में। तो गवर्नमेंट इस सर्वे को यूज कर सकती है अपने बजट को बनाने में। तो दोस्तों बजट को समझने से पहले सबसे पहले अगर हम इकोनॉमिक सर्वे जानेंगे तो हम उसका फायदा दोस्तों उठा सकते हैं, राइट। लेकिन अभी आप और से लोग कहेंगे यार पीयूष भाई हम तो यार कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, शेयर बाजार में तो इन्वेस्ट करते हैं, ये सब पता चलेगा कि नहीं। तो चलो ये तो मेरे लिए भी चैलेंज है कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे जो अनाउंस हुआ है ये क्या लेमैन को, क्या स्टॉक मार्केट में जो निवेशक है जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है उनको समझ आएगा कि नहीं। चैलेंज है, मैं समझाने का प्रयास। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों मैं भी कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूं, मैं खुद केमिकल लाइन का व्यक्ति हूं, राइट। पर देखो बरसों से कभी किसी ने हमको भी धक्का लगा दिया शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में आए, यस एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड है शेयर बाजार से और समझने की कोशिश करते हैं। तो जो मैं समझा हूं मैं आप लोगों के साथ दोस्तों थोड़ा शेयर करूंगा। हो सकता है कुछ चीजें समझ में आए तो गुड, समझ में नहीं आए तो वेरी गुड, कोई बात नहीं। धीमे धीमे जैसे जैसे कुछ समय बीतेगा बाजार में कुछ पता चलेगा, ये सारी चीजें धीमे धीमे पता चलने वाली, राइट। चलो शुरू तो करें, राइट। तो मैं प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, मैं प्रयास ऐसे करूंगा कि इकोनॉमिक सर्वे को हम स्टॉक मार्केट की नजर से जाने, इससे क्या हमें फायदे हो सकते हैं और इससे क्या नुकसान भी हो सकता है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। देखते चलो मैं सफल होता हूं कि नहीं। दोस्तों तो ये सर्वे बनाया है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, पी अनंत नागेश्वरन जी ने। दोस्तों सर्वे के कंटेंट दिए हुए कि स्टेट ऑफ इकोनॉमी कैसी है, मीडियम टर्म आउटलुक क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट क्या है और इन सारी चीजों की हम क्या समझेंगे बाजार की नजर से, बाजार पे क्या इफेक्ट आएगी। देखो वैसे बाजार चलता है तीन महत्व की चीजों पे। एक दोस्तों डिमांड से, डिमांड बढ़ने से कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ते हैं क्योंकि कंपनियों के धंधे बढ़ते हैं। सर्वे में अगर कुछ ऐसी चीज मिले आपको जो आपको लगता है डिमांड के लिए पॉजिटिव रहेगी, दोस्तों समझ लो आपके सेक्टर आपकी कंपनियों के फायदेमंद है। तो बाजार में डिमांड के अलावा प्रॉफिट काम के होते हैं। अगर कोई ऐसी चीज मिले जो लगता है कि नहीं इससे इंडस्ट्री के प्रॉफिट टूटेंगे या टूट रहे हैं तो दोस्तों समझो इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। या कोई ऐसी चीज दिखेगी जो इंडस्ट्री के प्रॉफिट को बढ़ाएगी आने वाले टाइम में तो यार खुशी की बात है आपकी कंपनियों के भी प्रॉफिट बढ़ेंगे। तीसरा बाजार का पहलू होता है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन बहुत महंगे या सस्ते। दोस्तों कभी भी बजट या इकोनॉमिक सर्वे में वैल्यूएशन कवर नहीं होती क्योंकि वैल्यूएशन हम सब लोग क्रिएट करते हैं एज ए इन्वेस्टर। तो वैल्यूएशन छोड़ के डिमांड और प्रॉफिटेबिलिटी इन दोनों चीजों से कवर होगी, इकोनॉमिक सर्वे और किससे, बजट से। अभी हम दोस्तों ये दोनों चीजें देखेंगे। दोस्तों हम शुरुआत करते हैं स्टेट ऑफ द इकोनॉमी 2022-23। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी से, अभी इकोनॉमी कैसी है। तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने शब्द लिखा है रिकवरी कंप्लीट। ये क्यों लिखा है, क्योंकि अब तक बजट में हम लोग क्या देखते थे, हम रिकवर होंगे क्योंकि कोविड का एक भयंकर फॉल आया। ये फॉल में जीडीपी हमारी गिरी थी दोस्तों, आप देख सकते हो 2021 में 6.5% से जीडीपी गिरी हुई थी, राइट। उसके बाद रिकवरी कह रहे थे तो देखो रिकवरी तो अच्छी आई 2022 में 8.7% से जीडीपी हमारा रिकवर हुआ। 2022 2023 में दोस्तों 7% की जीडीपी की उम्मीद है और 2024 में रेंज दी हुई है 6 से 6.8%। 6.5% की उम्मीद बताइए, 6 से 8 6.8% की रेंज कही है। अब यहाँ पे लग सकता है कि क्यों 2023 में 7% और अगले साल 6.5% खाली। दोस्तों ये इसलिए क्योंकि वर्ल्ड ने पूरी दुनिया को डाउनग्रेड किया हुआ है। तो ये वो टाइम है जब पूरा वर्ल्ड बुरे हाल में से गुजर रहा है दोस्तों, वहां पे जीडीपी हाईली अफेक्टेड है। ऐसे केस में भी दोस्तों इंडिया एक ब्राइट स्पॉट की तरह है, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ 7%, ये बढ़िया ग्रोथ हुआ तो वर्ल्ड के मुकाबले और अगले साल भी हमारा ग्रोथ बढ़िया ही रहने वाला है, राइट। इनफैक्ट एज पर आईएमएफ आने वाले सालों में जो दुनिया को ग्रोथ मिलने वाला है 50% कॉन्ट्रीब्यूशन चाइना और भारत की ओर से दोस्तों। तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भारत पे दोस्तों और बड़ी उम्मीदें हैं भारत पे। दूसरा चार्ट आप देख रहे हो दोस्तों, प्राइवेट कंजप्शन हाईएस्ट सिंस 2015 अक्रॉस H1। दोस्तों प्राइवेट कंजप्शन भी हाई है। ये दोनों चीजें क्या बताती है दोस्तों, डिमांड बढ़िया रहेगी।
अगर आपकी नॉर्मल जीडीपी है, रियल जीडीपी है, अगर 6-7% की उम्मीद करते हैं, तो आपकी कंपनियों के धंधे रियल जीडीपी से नहीं बढ़ते। आपकी कंपनियों के धंधे किससे बढ़ते हैं दोस्तों? जीडीपी एट करंट प्राइस से बढ़ते हैं, कांस्टेंट प्राइस से नहीं। तो जब आपकी जीडीपी आप करंट प्राइस पे देखो तो दोस्तों डबल डिजिट में 15%। तो यस, हम उम्मीद करेंगे आने वाले 2-3 साल भी हमें 15% का सेल्स ग्रोथ कंपनियों में मिलने वाला है। तो डिमांड में कमी नहीं है, कुछ म्यूट जरूर हो सकता है। कंजप्शन के डेटा भी यही बताते हैं दोस्तों, कंजप्शन बिल्कुल हाई है। और ये साल का आप डेटा देखो दोस्तों, H1 का, हमने 2015 से लेके अब तक का सबसे हाईएस्ट कंजप्शन किया है। तो ये भी डिमांड सूचक करती है। तीसरी चीज सीपीआई इन्फ्लेशन। अब ये वो चीजें जो आपके प्रॉफिट को खा जाती है दोस्तों। महंगाई बढ़ने पे ये डिमांड भले हो, धंधा भले हो आपकी कंपनियों का, पर प्रॉफिट नहीं कर पाती दोस्तों। मंथ ऑन मंथ यहाँ पे इन्फ्लेशन दिया हुआ है दोस्तों। ऑलरेडी अप्रैल में हमने 7.8% का इन्फ्लेशन देखा था दोस्तों। जनवरी 2022 में 6% था, वो भी बड़ा हाई था दोस्तों। 6%, यानी आप रेंज इन्फ्लेशन की जो आरबीआई देखता है उससे भी बाहर निकलने लगे थे। तो ये पूरा साल दोस्तों आप देख सकते हो बुरा रहा इन द टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन। पर पिछले 3 महीने से दोस्तों इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है। तो ये पूरा साल आपकी कंपनी के प्रॉफिट भी नहीं आए होंगे, आपके शेयर सब करेक्शन में होंगे, बाजार करेक्शन में है। पर चिंता क्यों नहीं करने की? क्योंकि कंपनियों में डिमांड है दोस्तों। इन्फ्लेशन जैसे कूल ऑफ हो जाएगा, डिमांड है, आपकी कंपनियों में जबरदस्त रैली आएगी, राइट। अगर डिमांड भी ना हो और इन्फ्लेशन हो तो एकदम कोशिश रहने वाला टाइम। पर इंडिया में ऐसा नहीं है, डिमांड बढ़िया है, बाजार कब चलेगा पता नहीं चल जाए, राइट। इसके साथ ये और एक डेटा दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन अगेंस्ट यूएसडी डॉलर के सामने दोस्तों। आप देख सकते हो दोस्तों, अप्रैल टू दिसंबर का डॉलर के सामने अगर हम कंपेयर करें बाकी की जो भी इकोनॉमीज है, तो इंडिया ने पूरा परफॉर्म नहीं किया है। डॉलर के सामने रुपया दोस्तों 8% से डेप्रिशिएट हुआ, तो दोस्तों दुनिया भर का हुआ है। आप डेवलप्ड इकोनॉमी देखो, यूके, जापान का भी 7.7। तो ओवरऑल वर्ल्ड से कंपेयर करो, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने अंडर परफॉर्म किया है दोस्तों। डेप्रिशिएट जरूर हुआ है, पर हमसे भी ज्यादा डेप्रिशिएशन कुछ और कंपनियों के है, कुछ और कंट्रीज के है दोस्तों। इससे क्या फर्क पड़ता है? अब देखो, डॉलर डेप्रिशिएट हुआ तो ऑब्वियस बात है, जो कंपनियां यूएस को माल देती है या सर्विस देती है, जैसे टीसीएस इन्फी जैसी, उनको ग्रोथ, अगर आपने टीसीएस के और इन्फी के नतीजे में भी देखा होगा, उनका रियल में धंधा 12-13% से बढ़ा डॉलर टर्म में देखे। पर रुपी में कन्वर्ट करके देखा तो आपको धंधा 19% से बढ़ के आया, तो उनको फायदा हुआ एक्सपोर्टर। पर हर बार ये नहीं होता है। जैसे अपनी कुछ कंपनियां हैं जो साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, कुछ बांग्लादेश, श्रीलंका, बहुत सी अलग अलग कंट्री में एक्सपोर्ट करती है। अभी उदाहरण आप ले लो, एशियन पेंट, पीडीलाइट, गोदरेज कंज्यूमर, तो ये सब कंपनियां किधर एक्सपोर्ट करती है? दूसरी इमर्जिंग कंट्री में। अभी उनकी करेंसी इंडिया के सामने तो ज्यादा टूट रही, तो इससे उनको क्या हुआ? जैसे गोदरेज कंज्यूमर या एशियन पेंट का उदाहरण दे, धंधा वहां पे 10% बढ़ा, पर रियल इफेक्ट खाली 2% मिली। सो दिस वाज नॉट गुड फॉर देम आल्सो, बराबर। बट डॉलर के सामने रूपी हुआ होगा डेप्रिशिएट, हम दूसरी इकोनॉमी के सामने बढ़िया, राइट। ब्रॉड बेस्ड रिकवरी अक्रॉस सेक्टर। अब भारत के सारे सेक्टर देखो, देखो एग्री में तो वैसे भी इफेक्ट आई नहीं, पर इंडस्ट्री जो डीप हुई थी कोविड में दोस्तों, वहां पे भी बढ़िया रिकवरी देखी। सर्विस सेक्टर डीप के बाद यहाँ पे भी अच्छी रिकवरी है, राइट। तो सबसे बढ़िया रिकवरी किधर है? सर्विस सेक्टर में है, प्री कोविड लेवल को पार कर दिया है, राइट। ये रिकवरी ये बताती है दोस्तों हमें कि इंडियन इंडस्ट्री और सर्विस में दोस्तों डिमांड में कमी नहीं है, धंधे बढ़ रहे हैं और इन्फ्लेशन की उम्मीद है अब आने वाले समय में कम होता जाएगा, तो प्रॉफिट अपने बढ़ने वाले हैं, राइट। ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हाईएस्ट सिंस FY15 अक्रॉस एच। दोस्तों ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बड़ा जरूरी है, GFCF, राइट। देखो ये एक एक्सपेंडिचर हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। आपका देश अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करता है तो वो उसके रिटर्न लॉन्ग टर्म मिलने नहीं वाले, पर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो करता है ना, राइट, जैसे रोड बन रहे हैं, अलग अलग कैपिटल में एक्सपेंडिचर होता है, उसके लॉन्ग टर्म फायदे होते हैं, राइट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक बार किया उसका फायदा नहीं आने वाला। तो यहाँ पे आप देखो ये डेप्थ में इंडिया जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता जा रहा है। GFCF 2015 के मुकाबले, मतलब इतने सालों का आप डेटा देख लो, हाईएस्ट लेवल पे हमारा H1 रहा। तो दिस वाज अमेजिंग दोस्तों। ये जो डेटा है एनहांस्ड कैपिटल यूटिलाइजेशन, ये भी बताता है डिमांड कैसी है आपकी कंट्री में। दोस्तों कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पहले तो कब होता है बताओ? कोई भी कंपनी का जो कैपेसिटी होता है, मान लो 100 मिलियन टन की उनकी कैपेसिटी होती है, पर वो चलती होती है 50 पे, 60 पे, 70 पे। उन्होंने कैपेसिटी बना के रखी है, जैसे आपकी सीमेंट कंपनी बना के रखती है। पर जितनी डिमांड होगी
उतना तो वो प्रोड्यूस करेंगे। अब यहाँ पे आप देखो, कोविड में कैपेसिटी बिल्कुल डाउन हो गई थी, राइट? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन डाउन हो गया था। क्यों? क्योंकि डिमांड कम थी। पर ये समय पे दोस्तों हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत बढ़िया है। तो वापस से अच्छी रिकवरी देखिए, ये बताती है दोस्तों जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कंज्यूम हो रहा है, राइट? तो आपकी कंपनियों के धंधे बढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पिकअप इन प्राइवेट कैपेक्स, दोस्तों प्राइवेट कंपनियां कैपिटल एक्सपेंडिचर कब करेगी, कब एक्सपांशन करेगी? जब उनको डिमांड दिख रही है। दोस्तों प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर कम होता जाए तो ये नेगेटिव चीज है। जहां पे आप देख रहे हो दोस्तों H1 20, 21, 22, 23 वापस से 3.3 पिछले तीनों साल में ये हाईएस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, राइट? कंपनियां एक्सपांशन मोड पे है, धंधे बढ़ते जाएंगे, नो नीड टू वरी। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फॉर द पीरियड, दोस्तों डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का सीधा मतलब धंधे होंगे तो टैक्स कलेक्ट होगा, धंधे नहीं होंगे टैक्स कलेक्ट नहीं होगा। तो टैक्स कलेक्शन कम होता जाए तो बुरा है दोस्तों इकोनॉमी के लिए। जहां पे आप देखो 2019 में 5 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन था, कोविड में कम हुआ था। 6 साल आप देखो दोस्तों 8.7 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है। तो ये कितनी बढ़िया बात है दोस्तों, राइट? डबल डिजिट का ये ग्रोथ हुआ, 14% का मैंने एग्जैक्ट गिना नहीं है, पर यस आप गिन लो, ये 12% प्लस का ग्रोथ हुआ। तो इतना अच्छा ग्रोथ आपको डायरेक्ट कलेक्शन में मिल रहा है। क्यों? हमने भी देखा ना, जीडीपी जो आपकी करंट प्राइस पे है, कंपनियों को जब देखेंगे तो करंट प्राइस पे ही देखना है ना, उस पर ही टैक्स भरा जाता है। तो वो अगर 13-14% है तो टैक्स भी तो आपको 14-15% से आना है, राइट? तो बहुत बढ़िया डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन आ रहे हैं, मतलब चिंता की बात नहीं है लॉन्ग टर्म में कोई भी, राइट? अब मैं ट्रेडरों की बात नहीं कर रहा जो कॉल पुट या कल का इंट्राडे लेके बैठे होंगे या बीटीएसटी करके रहे होंगे, राइट? उनके लिए ये बातें नहीं है, उनको ये सब कोई चीज काम नहीं लगेगी। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटरों के लिए जो आने वाले समय की अपनी एसेट बनाना चाहते हैं। इंडिया पेड इट्स ग्रोथ ड्यूज इन द प्रीवियस डिकेड, दोस्तों 2009 तक, ध्यान से देखो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, 2009 तक जबरदस्त ग्रोथ हो रही थी जीडीपी। तो उसके साथ दोस्तों कोर डेप्थ ऑफ इंडिया प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल सेक्टर भी बढ़ रहा था। दिसंबर का इंडेक्स कितना था, परसेंटेज ऑफ जीडीपी 113%, हाई था, राइट? ये जो इतना डेप्थ बढ़ रहा था, मतलब प्राइवेट कंपनी डेप्थ ले रही थी, क्यों ले रही थी? एक्सपांशन था, इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। तो 2002 से 2003 से जो 2008 जो जबरदस्त तेजी आई, तो कंपनियों भी एक्सपांड कर रही थी दोस्तों, तो डेप्थ ले रही थी। इनका दोस्तों यही जो डेप्थ ले रही थी, जब ले रहे थे वो टाइम पे एनपीए थोड़ी ना होगी, पर वो एनपीए की इफेक्ट आपको उसके कुछ साल बाद यहाँ पे दिखाई थी, राइट? 2016, 17, 18 फिर क्या हुआ? देखो एनपीए बढ़ रही थी, राइट? 2017 के बाद वैसे भी पूरी दुनिया में मंदी आई हुई है। तो आपका जो कोर डेप्थ ऑफ इंडिया प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल सेक्टर टू जीडीपी डिक्रीज हो गया, अभी 88 पे है। एनपीए जो एक समय पे 10% जितनी बढ़ चुकी थी, तो जो इतनी हाई डेप्थ ली थी उसके एनपीए का भुगतान हुआ था। अब एनपीए भी दोस्तों कंफर्टेबल जगह पे आ चुकी है। तो अब दोस्तों वापस से भारत तैयारी करेगा, ये वापस से हमने जो 2003 से 8 की जो जबरदस्त जीडीपी में जो रैली देखी थी, कंपनियां जो बड़ी बन रही थी, सेम अब देखने को मिलना चाहिए। ये डेटा के आधार पे वापस एनपीए लिमिटेड, राइट? तो ये एक साइकिल होती है दोस्तों, और वो साइकिल के अभी हम बॉटम लेवल पे है। बहुत ही बढ़िया रैली की उम्मीद करनी चाहिए इकोनॉमी से, और इसकी जबरदस्त इफेक्ट बाजार पे दोस्तों आपको दिखाई देगी। मीडियम टर्म आउटलुक दोस्तों अब हम क्या रखें? विथ ऑप्टिमिज्म एंड होप। क्यों ऑप्टिमिज्म एंड होप है? क्योंकि दुनिया भर में तो बुरे हाल है, वहां पे तो जीडीपी भी बहुत ही एकदम नेगेटिव जैसी और 0 के करीब, और महंगाई बढ़ती जा रही है, तो वहां का हाल ठीक नहीं है। इंडिया डिकपल होगा क्या? 2014-22, 2024-22 के रिफॉर्म्स नई इंडिया के थे दोस्तों, सबका साथ सबका विकास के स्लोगन के साथ चले। क्या हुआ दोस्तों? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग, आप ये दोनों ही चीज देखो तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 150वें नंबर पे थे। सोचो कितना बुरा हाल था। ये मेरे ख्याल से 2012 या 13 की मैं बात कर रहा हूं, जो समय पे 200 कंट्री में हमारा 150वां नंबर था। मतलब बहुत मुश्किल था इंडिया में बिजनेस करना, लाइसेंस राज हम कहते हैं, और इट वॉज टू टफ फॉर बिजनेसेस। दोस्तों हम इंप्रूव करते करते दोस्तों 63 के नंबर पे पहुंच चुके हैं, और अगर इसी प्रकार से हम बढ़ते रहे दोस्तों, भारत का नंबर टॉप 10 में भी आ जाएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट? आप हर बार बजट में देख रहे हो कि हमने इतने नियमों को काटा, इतने नियमों को काटा, तो बिजनेस को इजी बना। ईज ऑफ लिविंग में तो हमारे बहुत बुरे हाल है, तो ये भी हम 150वें नंबर पे थे, अभी भी शायद 113-14 नंबर पे होंगे। ईज ऑफ लिविंग नहीं है इंडिया में इतना इजी, राइट?
ये होगा तो धीमे धीमे इंप्रूवमेंट होगा। तो किया क्या? सी व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स। आपने भारतमाला प्रोजेक्ट देखे, राइट? सी क्या किया इन लोगों ने? भारतमाला प्रोजेक्ट, आधार, केवाईसी, जीएसटी, सागरमाला, गति शक्ति, यूपीआई, इतने सारे इन्होंने रिफॉर्म किए जो इन सारे बिजनेसेस को बढ़ाने में और हमारे ईज ऑफ लिविंग को भी दोस्तों बूस्ट कर सकते हैं। दोस्तों कैपिटल क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स, क्या किया? क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों ने डेवलप किया जो हमारी लाइफ को आसान करे। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, इन सारी चीजों से ही हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दोस्तों अपने नंबर को बढ़ाया है। तो क्या होता है दोस्तों? इससे एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन होता है, एनहेंसिंग प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमी एंड इट्स पीपल, राइट? नीचे कुछ डेटा दिए हुए, काम क्या है दोस्तों? इंप्रूवमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें चाहिए ही चाहिए, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हम रह सकते हैं क्या? 2011 को अगर हम ये सारे एसेंशियल चीजों को अगर हम 100 नंबर दे तो अभी हम कहां पे? 11 सालों में दोस्तों इलेक्ट्रिक इंस्टॉल कैपेसिटी अगर 100 तो भी डबल से ज्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ी है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी की। ये बहुत बढ़िया चीज है और आपको पता ही होगा हमने हमारा मुकाम भी हासिल किया 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर, राइट? गांव, आखिरी गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी दोस्तों 100 की ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है पिछले 11 साल। रेलवे ट्रैक 100 के 114, यहाँ पे ऑलरेडी रेलवे ट्रैक बिछे हुए, तो और नए रेलवे ट्रैक बिछाने पे काम नहीं हो रहा है, वो इंप्रूवमेंट करने पे काम हो रहा है, राइट? उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने पे काम हो रहा है। नेशनल हाईवे 100, ऑलमोस्ट डबल नेशनल हाईवे पिछले 11 सालों में हुए। तो आप देख लो दोस्तों, आजाद हुए दोस्तों कितने साल हो गए? 75 साल, राइट? 65 साल गिनो, 65 साल में जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी इंस्टॉल थी 11 साल में डबल, कार्गो डबल, नेशनल हाईवे डबल। तो बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा है, ये आपको दिख भी रहा होगा। स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन ग्रोथ एफडीआई टू जीडीपी, इसी वजह से दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी दोस्तों बढ़ रहा है जीडीपी के मुकाबले। आप देखो 2.2 से अब 2.6% पहुंचने को आया है। तो दिस ऑल थिंग्स टेल्स यू कि यस ग्रोथ अपने कंट्री में बढ़िया रहेगा। आप जो कंपनियों में दोस्तों जो सेक्टर में निवेश कर रहे हो पैसा बनना चाहिए। अब पैरेलल बिटवीन द पीरियड्स 1998 टू 2002 एंड 2014 टू 2022, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। 1998 से 2000 में दोस्तों कुछ शॉक्स थे इकोनॉमी के लिए। आप जानते ही होंगे दोस्तों 1991 में क्या हुआ था, राइट? हमें हमारे सोना भी गिरवी रखना पड़ा था। उसके बाद भी कुछ शॉक्स हमारी इकोनॉमी के लिए आए, हमने सुधार किए 1990 के बाद इकोनॉमी। शॉक्स क्या है? न्यूक्लियर डिवाइस टेस्टिंग इन 1998। 1998 के न्यूक्लियर डिवाइस टेस्टिंग के बाद दोस्तों सैंक्शन लगे थे हमारी कंट्रीज के ऊपर, राइट? बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट सेक्टर डी लिवरेजिंग एंड रिपेयरिंग बैलेंस शीट। ये 1998 से 2002 में क्या कर रहे थे? बैलेंस शीट को रिपेयर कर रहे थे, डिलीवरेज हो रहे थे। कुछ अच्छा समय नहीं था। 2 सक्सेसिव ड्रॉट्स आए दोस्तों, ये भी दोस्तों भगवान की दया से पिछले कुछ समय से बारिश अच्छी आ रही, राइट? पर अगर पूरा होता है दोस्तों तो क्या, ये ऐसा ही कुछ समय दोस्तों ये समय पे था, ड्रॉट्स 2 सक्सेसिव आए। दिस वाज नॉट गुड फॉर प्रोडक्शन, राइट? ये महंगाई बढ़ा देता है। टेक्नोलॉजी बस्ट हुआ था, आप जानते हो यूएस में रिसेशन आया, वो टाइम पे टेक्नोलॉजी बस्ट हो गया। .com जानते हो ना, वो टाइम पे 9/11 का हमला हुआ जो बहुत ही बुरा था और उससे भी हमने रिसेशन देखा। तो ये कुछ शॉक्स थे 1998 से 2002 के, राइट? यही समय पे लेकिन काम चल रहा था इकोनॉमी में। क्या काम चल रहा था? 2014 से 22 में हम ऐसे शॉक्स आए क्या वो देखेंगे, पर उससे पहले 1998 से 2002 में जब हम शॉक से गुजर रहे थे, जब दुनिया सपोर्ट नहीं कर रही थी, सैंक्शन लगा के बैठी थी, वो टाइम पे हम क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर रहे थे दोस्तों? इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन हुए, प्राइवेटाइजेशन, राइट? एसेट रिकवरी फॉर बैंक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का निर्माण हुआ दोस्तों, एफआरबीएम एक्ट लागू किया गया। तो ये कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी हो रहे थे। देखो शॉक थे, बुरा टाइम था, पर रिफॉर्म चल रहे। उसके बाद क्या हुआ? ग्रोथ रिटर्न। क्या दोस्तों? वन ऑफ शॉक्स ओवरशैडोड द ग्रोथ रिटर्न। Once shocks faded away, structural reform दोस्तों paid growth dividend from 2003 onward। ये जो दोस्तों प्रॉब्लम वाला समय था, रिफॉर्म हुए और 2003 के बाद धमाकेदार हमारे कंट्री ने ग्रोथ किया और ऐसा ग्रोथ हुआ दोस्तों की दुनिया देखती रहेगी, राइट?
हम अंडर परफॉर्म कर रहे थे 1990 से पहले, पर 1990 के बाद जो रिफॉर्म हुए पूरी दुनिया की नजर भारत पे आने लगी। क्या कुछ ऐसा ही अभी चल रहा है? यू कैन सी हियर 2014 से 22 का जो समय था ये क्या है? दिस वाज द पीरियड ऑफ बैंकिंग, नॉन बैंकिंग एंड नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेट सेक्टर बैलेंस शीट स्ट्रेस क्लीनिंग का काम चल रहा, एनपीए बढ़े हुए थे, राइट? अनप्रेसिडेंटेड पेंडेमिक शॉक फॉलोड बाय इन्फ्लेशन। एक तो पेंडेमिक आया, 2 साल खा गया, फिर ये वॉर चली तो इन्फ्लेशन बढ़ा, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हुए, और इनकी वजह से दोस्तों टाइटनिंग हुए फाइनेंशियल में, मतलब इंटरेस्ट रेट सारी दुनिया की जो सेंट्रल बैंक से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने लगे। तो भारत में भी तो ये शौक था। जब ये शौक से हम गुजर रहे थे तब अपनी कंट्री कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर रही थी। क्या? यूनिक आइडेंटिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन। दोस्तों बैंकिंग में बुरे हाल थे, फाइनेंशियली इंक्लूजन बिल्कुल नहीं था। दोस्तों हमने पिछले 10 सालों में जितने बैंक अकाउंट खोले दोस्तों, दुनिया में जितने खुले 50% भारत ने अकेले ने बैंक खोले। इतना हमने नन पेनेट्रेशन से पेनेट्रेशन पे आए। जीएसटी लीडिंग टू फॉर्मलाइजेशन, राइट? फॉर्मल मार्केट होने लगा। इंसॉल्वेंसी आईबीसी का दोस्तों कोड आया और देखो कितने फायदे हुए। प्राइवेटाइजेशन पे और जोर हुआ। टैक्स रेट्स रेशनलाइजेशन एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस। देखो ये टैक्स रेट रेशनलाइजेशन तो आपने देखा ना, कॉर्पोरेट टैक्स कट किया था, अभी उसका फायदा लेना है। उसके बाद तो शौक आया ना, ये वॉर आई तो उसके फायदे आए नहीं है, आप उसके फायदे देखोगे आने वाले टाइम, राइट? वैक्सीन रोल आउट दोस्तों, देखो 200 करोड़ प्लस वैक्सीन के डोज, इसने हमको अभी जो चाइना में हाल हुआ उससे बचाया। एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट रिफॉर्म, आत्मनिर्भर भारत पे भार रखा गया। जो भी चीजों पे हम इंपोर्ट करते थे हमने ये सोचा कि चलो पीएलआई स्कीम देके भारत में उसका निर्माण करो। देखा आपने डिफेंस में क्या हुआ, ह्यूज। देखा आपने मोबाइल में हम कहां पहुंच गए, कहां कुछ भी हमारा प्रोडक्शन नहीं था, पूरा हम इंपोर्ट करते थे, आज मोबाइल में हम एक्सपोर्ट करेंगे अब आने वाले टाइम में। पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये सारे रिफॉर्म पे काम हुए और देखो इसके रिटर्न अभी क्या हो। बैलेंस शीट स्ट्रेंथन इन द फाइनेंशियल सेक्टर, एकदम स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट हो चुकी है फाइनेंशियल सेक्टर की। अभी अगली तेजी के लिए घोड़े लग चुके हैं गाड़ी के। द कॉर्पोरेट सेक्टर डिलीवरेज बाय अबाउट 30% डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। कितना? 30% डेब्ट टू जीडीपी रेशियो डिलीवरेज हुआ है, तो वो भी तो अभी सेट होना है, राइट? बैंकिंग फाइनेंस धमाकेदार काम करेगा दोस्तों आने वाले टाइम में। एम्फेसिस ऑन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी व्हाइल डीलिंग विद ग्लोबल शॉक्स। इतने बड़े बड़े शॉक्स ग्लोबली आ रहे, भारत निकलता जा, राइट? तो ये चार्ट बढ़िया है दोस्तों। आप देखो क्रेडिट टू जीडीपी, ये क्रेडिट टू जीडीपी नहीं है, क्रेडिट टू जीडीपी गैप है, राइट? रिमेन नेगेटिव फॉर द मोस्ट ऑफ द 2010s। अब देखो 1990 से 2000 में जीडीपी, क्रेडिट टू जीडीपी में दोस्तों ह्यूज गैप थी, मतलब जितना चाहिए था उतना पैसा नहीं मिल पाता था, तो गैप थी, तो बैंक्स बहुत बड़ी बड़ी ना, ह्यूज क्रेडिट दी गई और कंपनियां बड़ी बनी। 2000 से लेके 2012 में क्या हुआ, ये गैप डिक्रीज हो, राइट? तो इसका मतलब क्या था, क्रेडिट मिल चुकी थी। अब वापस अगर हम देखें 2012 से 22 में ये गैप वापस बढ़ी है, तो अभी ये भी फुल होने का टाइम है ना। या जैसे ये रैली देखी थी ऐसी रैली बैंक्स में और बैंक से फायदा उठा के कंपनियों में देख सकते हैं दोस्तों, कोई डाउट, कोई शक। ग्रोथ मैग्नेट्स क्या है दोस्तों कमिंग दशक के? हेल्थी एंड रिकैपिटलाइज्ड बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट सेक्टर। दोस्तों हम भारतीय बैंक को अभी अभी इंडिया की बैंक अभी भी छोटी, आपकी सबसे बड़ी बैंक 2 लाख करोड़ का धंधा मुश्किल से करती है, प्राइवेट बैंक। ये 2 लाख करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंचने वाली, चिंता नहीं है। डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म लीडिंग टू एफिशिएंसी गेन्स थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फॉर्मलाइजेशन। एज द वन ऑफ शॉक्स डिसिपेट, इंडिया इज प्रिपेयर्ड टू ग्रो एट इट्स पोटेंशियल इन द मीडियम टर्म। जैसे ये धीमे धीमे शॉक निकलेगा, इन्फ्लेशन डाउन आएगा, भारत का घोड़ा रेडी है पूरी दुनिया से आगे निकलने की, राइट फ्रेंड्स? अब हम तीसरे पड़ाव पे आते हैं, फिस्कल डेवलपमेंट रेवेन्यू रिलीज। दोस्तों आपके सामने है डेटा आफ्टर पिकिंग, ये फिस्कल डेफिशिएट का डेटा देख लो। सेंट्रल फिस्कल डेफिशिएट टू जीडीपी कितना है? 9.2। कंबाइंड फिस्कल डेफिशिएट कितना है? 13 2021 में था। ये क्यों था? कोविड की वजह से फिस्कल डेफिशिएट बढ़ रही थी। दोस्तों फिस्कल डेफिशिएट का क्या मतलब है? गवर्नमेंट स्पेंड करती है और गवर्नमेंट की इनकम होती है, ये दोनों मैच नहीं करती है दोस्तों, राइट? तो फिस्कल डेफिशिएट वो हुआ कि हमारे खर्चे ज्यादा है आवक से, तो डेफिशिएट रहता है, राइट? तो ये जो डेफिशिएंसी है 2021 में 13% पे पहुंच चुकी थी दोस्तों, 22 में कम होकर 10 हुई, ये साल दोस्तों 9.4, और आने वाले समय में ये और कम होती जाएगी जैसी इकोनॉमी बढ़ेगी।
तो वी आर ग्रोइंग गुड इन फिस्कल डेफिशिएट टू जीडीपी रेशियो। दोस्तों, यूनियन गवर्नमेंट ऑन ट्रैक टू अचीव द फिस्कल डेफिशिएट टारगेट फॉर दिस ईयर 2023। कंजर्वेटिव बजट एजम्पशंस प्रोवाइड अ बफर इन अनसर्टेन टाइम्स। दोस्तों, कंजर्वेटिव बजट मतलब क्या है दोस्तों? दो प्रकार का बजट हो सकता है। एक पॉपुलर बजट हो सकता है, सब बोलते हैं मेरे को कुछ नहीं मिला, मेरे को कुछ नहीं मिला, हमको दो, और अगर सरकार दे तो उसे पॉपुलर बजट। दोस्तों, दूसरा एक प्रकार होता है कि हमको दो नहीं, क्या जरूरी है इकोनॉमी के लिए, इंडिविजुअल लोगों को नहीं, ओवरऑल भारत के लिए क्या जरूरी है, अगर ऐसे स्टेप ले, वो दोस्तों कंजर्वेटिव बजट हुआ। मुझे एक वाक्य याद आता है, जैसे परसों से हम लोग एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करते हैं। 2017 में आपको पता है आईएलएफएस और कुछ फाइनेंस कंपनी के साथ क्या बुरा हुआ, राइट? उससे पहले तक मैं इंडिविजुअली ये सोचता था कि यार अपन इतने वर्षों से एचडीएफसी बैंक में पैसा लगा रहे, तो यार ये लोग बहुत कम डिविडेंड देते, राइट? उस समय कम डिविडेंड देते थे और मैं सोचता था यार क्या डिविडेंड कम मिल रहा है, अपने कैश बेनिफिट तो मिलता नहीं है। ये जो प्रॉब्लम आए 2017 में, मुझे अभी भी वो, मैं मुझे मेरे ख्याल से मैं कलकत्ता ट्रैवल कर रहा था और ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग में एनुअल रिपोर्ट का पढ़ रहा था। मैंने देखा दोस्तों, फारिक जी ने क्या कहा था कि हमारे पास कैश रिजर्व सरप्लस है, क्योंकि हमने इतने समय बहुत अच्छा देखा है फाइनेंस के लिए भारत। तो जो कमाए वो हमने इकट्ठा किया है, वो हमने खर्च नहीं कर दिया है, इकट्ठा किया है। हम तैयार है आने वाले समय के बुरे समय के लिए। देखो 17 था और अभी 2022 है, 5 साल बीते, अभी भी आप देखो फाइनेंस की कंपनियां वहीं के वहीं, पूरा हाल चल रहा था पूरी फाइनेंस की कंपनियों के लिए। अब दीवान हाउसिंग, आईआईएफएल, इवन एलआईसी जैसी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी देखो, वो भी 2017 से टूटी, अभी तक खड़ी। एचडीएफ लाइफ टाइम है, क्यों दोस्तों? यही चीज देश हो या यही चीज कंपनी हो, ये चीज इंडिविजुअल पे भी लागू होती है दोस्तों। तो पॉपुलरिज्म नहीं, भले लोगों को बुरा लगे, पर जो सही है देश के लिए वो निर्णय हो, दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव बजट assumptions. Buoyant revenues and prudent expenditure ensure fiscal sustainability. दोस्तों, एक तो रेवेन्यू जोरदार आनी चाहिए देश के पास, इधर से आती है, हम देखेंगे। उसके साथ प्रूडेंट एक्सपेंडिचर भी होना चाहिए, जो इन चीजों से क्या होता है, फिजिकल सस्टेनेबिलिटी बनती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, गवर्नमेंट टैक्स सस्टेनेबिलिटी एंश्योर्ड विद अ पॉजिटिव ग्रोथ, इंटरेस्ट डिफरेंशियल्स, ऑल थिंग्स आर पॉजिटिव। अब सस्टेन रेवेन्यू बायंसी ओवर द लास्ट 2 ईयर, 2 साल से हम कैसे कह सकते हैं सस्टेन रेवेन्यू आ रही है? तो रेवेन्यू किधर से आती है? आप और हम जो पैसा भरते हैं वो रेवेन्यू है, राइट? हम हमेशा कहते हैं नहीं मेरा टैक्स कम जाना चाहिए, कम जाना चाहिए, तो देश के पास पैसा भी तो कम जाएगा। अब वहां पे कम जाएगा तो खर्चा भी तो हम पे कम होगा, राइट? से डायरेक्ट टैक्स कंस्टिट्यूट हाफ ऑफ द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। आप पूरा ये टैक्स स्ट्रक्चर देखो तो कॉर्पोरेट टैक्स 26%, जीएसटी 28%, राइट? डायरेक्ट टैक्स कंस्टिट्यूट हाफ ऑफ द ग्रॉस टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स 26%। ये कुछ बड़े बड़ी जगह है जहां से टैक्स मिलते हैं। दे आर द की ड्राइवर ऑफ द रेवेन्यू ग्रोथ, राइट? और ये ज्यादातर जो आप टैक्स देखो, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू पिछले साल 14% से बढ़ा, इस बार 15.5% से बढ़ा, क्योंकि अपनी जीडीपी है जो, राइट, नॉमिनल जीडीपी 15% से बढ़ रही है। डायरेक्ट टैक्स 12% के सामने 23% आए, कॉर्पोरेशन टैक्स 10 का 21, अदर टैक्सेस 17 के 27। तो देखो रेवेन्यू भी देश के पास आ रही है जी, और इसीलिए देश स्पेंडिंग भी बढ़िया कर पा रहा है, राइट? इंक्रीजिंग एवरेज मंथली जीएसटी कलेक्शन, यू कैन सी कंसिस्टेंटली। जीएसटी जब लॉन्च कर रहा था तो कितनी धमाल होती थी, नहीं करने का है, नहीं करने का है। देखो आज यही जीएसटी हमारी रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। कहा 90 लाख, 0.90, 1 लाख करोड़ भी नहीं था दोस्तों, राइट? 2018 में हर साल बढ़ते बढ़ते दोस्तों, 2021 में तो डीप आनी थी कोविड में दोस्तों, 2023 अभी दिसंबर तक का गिना है 1.5 लाख करोड़ में पार, 15% का दोस्तों ग्रोथ यहाँ पे है। दिसंबर का भी, प्रॉपर दिसंबर अगर हम देखें तो भी, पूरे साल का तो बहुत अच्छा ग्रोथ है दोस्तों। सो यू कैन सी एवरीथिंग इज गोइंग एज पर प्लान। भारत में निवेश में चिंता नहीं है दोस्तों। प्रैग्मेटिक एक्सपेंडिचर रिप्रायोरिटाइजेशन, यू कैन सी यूनियन गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बड़े काम की चीज है दोस्तों। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हमारा देश करता है तो उसके मल्टी ईयर तक हमें उसके फायदे मिलते रहते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप देख रहे हो 2 प्रकार के एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी जरूरी होता है, पर उसके आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखते नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो आप स्पेंडिंग करते हो उसके आपको बेनिफिट लंबे समय दिखते हैं। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, 2014 से लेके अब तक का अगर हम देखें तो पिछले 3 साल सरकार फ्रंट फुट पे थी कैपिटल एक्सपेंडिचर के पीछे, और इसकी झलक आपको अपने अपने शहरों में भी दिख रही होगी। नए एयरपोर्ट, नई मेट्रोज, हर जगह पे हम लोग ये देख रहे हैं, नए रोड, तो ये सब क्या है? सो फुल कैपिटल एक्सपेंडिचर दोस्तों 2.9% ऑफ जीडीपी, सो दैट्स ग्रेट। दोस्तों आप देख सकते हो 2018 में जैसे 12% और अभी 19%।
टोटल जो एक्सपेंडिचर होता है ना उसको देखो बैलेंस करना होता है, एक्सपेंडिचर तो करना है। तो 2018 में क्या था, 89% वॉज ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, खाली 12% वॉज ऑन कैपिटल। अभी कितना स्मार्ट वर्क कर लिया इन लोगों ने, रेवेन्यू पे 81 कर दिया, कैपिटल पे 19। अब ये रेवेन्यू पे 81 कर दिया तो बहुत से जो लोग होंगे उनको इसकी इफेक्ट भी आएगी ना, तो लगेगा मेरे को कम मिल रहा है, मेरे ये अच्छा नहीं कर रही सरकार। लेकिन देखो ये पैसा किधर यूज हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इस साल आपको कम पैसा मिलेगा, पर लॉन्ग टर्म इसके जो आवाज है, इसके जो इको है, वो लंबे समय तक सुनाई देंगे। दोस्तों कहां पे किया दोस्तों कैपेक्स इन सिलेक्ट सेक्टर, यू कैन सी दिस इज फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर। रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे पे दोस्तों 1.5 लाख करोड़, ये थोड़ी ना हुआ है 11 साल में, जितना 65 साल में था उतना 11 साल में। रेलवेज पे दोस्तों एक्सपेंडिचर 1.2 लाख करोड़, डिफेंस 0.7 लाख करोड़, टेलीकॉम 0.3 लाख करोड़। सो कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म, centers back-to-back loans to state for supporting the GST compensation during pandemic times will be repaid through future sales collections. Compensation, दोस्तों compensation payments and tax devolution installment front loaded to give states early access to funds. दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जिसे हम कोऑपरेटिव यानी स्टेट्स के लिए उन्होंने जो कुछ छूट दी थी उनकी बात चल रही है। एनहेंस्ड बोरोइंग लिमिट फॉर स्टेट्स to 5% of GSDP, right? Linked to power sector reform. Incentivize states to undertake reform through conditional component in borrowing. Centers support towards states capital expenditure through 1 lakh crore as interest-free loan. Right, friends? तो ये सब चीजें क्यों, ताकि स्टेट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सके। दोस्तों ये सब करने के बावजूद अगर हम गवर्नमेंट डेब्ट देखें, तो गवर्नमेंट डेब्ट सस्टेनेबिलिटी इज नॉट अ कंसर्न। व्हाई? दोस्तों ये कंसर्न इसलिए नहीं है क्योंकि आप देख सकते हो मॉडरेटिंग गवर्नमेंट डेब्ट आफ्टर द स्पाइक ड्यूरिंग पैंडेमिक ईयर। पैंडेमिक के समय दोस्तों आप देख सकते हो कंबाइंड डेब्ट टू जीडीपी रेशियो यानी सेंटर और स्टेट सबका मिला के 89.6 तक पहुंच गया था, जो अच्छा नहीं है। पर अब जैसे पैंडेमिक गया दोस्तों आप देख रहे हो ये डाउन स्पाइक हो रहा है, यानी कम होता जा रहा है। दोस्तों पॉजिटिव ग्रोथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स गवर्नमेंट के डेब्ट को सस्टेनेबल बनाता है। देखो ये कहते हैं ना हम लोग हमारे भी लिए कि देयर इज अ गुड डेब्ट एंड देयर इज अ बैड डेब्ट। बैड डेब्ट क्या है, मैं अपनी लग्जरी के लिए या यूं कोई भी चीजें खरीद लेता हूं उधारी पे या ईएमआई पे, राइट। गुड डेब्ट क्या बोलते हैं, अगर मैंने कोई चीज डेब्ट पे ली तो इंटरेस्ट से ज्यादा ग्रोथ देनी चाहिए वो चीज, मेरे को कहीं से 10% एप्रिशिएशन मिलता है और मैंने 5% ब्याज भर रहा हूं, दैट इट्स गुड, डिफरेंशियल है। तो वो डिफरेंशियल पॉजिटिव है। देखो ग्रोथ बहुत बढ़िया मिल रहा है ये डेब्ट पे जो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उसके सामने। सो यस ये सस्टेनेबल है गवर्नमेंट के लिए। अब ये जो डेब्ट है वो क्या बहुत बढ़ गई है, बहुत लोग बोलते हैं ना सरकार पूरी देवा में डूबी हुई है, क्या होगा भारत का। आप देख सकते हो दोस्तों मॉडेस्ट ग्रोथ इन गवर्नमेंट डेब्ट टू जीडीपी फॉर इंडिया रिलेटिव टू पियर्स। आप यूएस जापान देखो दोस्तों, 2005 में जीडीपी डेब्ट टू जीडीपी 174% थी। अभी दोस्तों 2021 में 15 साल बाद ये 263% हो गई है। यूएस खाली 66 थी, ये 128% पहुंच गई। यूके 39 टू 94, फ्रांस 67 टू 113, चाइना, साउथ अफ्रीका सबका देख सकते हो दोस्तों। और इंडिया को कंपेयर करो 2005 में दोस्तों हम 81% पे थे, राइट। 2005 में, आज 15-16 साल बाद भी डेब्ट टू जीडीपी परसेंटेज खाली 84% का है। तो हम बहुत ही कंफर्टेबल जगह पे ही है। ग्रोथ बहुत अच्छा इंडिया कर रहा है, पर हम डेब्ट के बेस पे नहीं ग्रोथ कर रहे। अभी भी हमारी डेब्ट काफी कंफर्टेबल है, इतनी जो एक समय पे यूएस की थी, राइट फ्रेंड्स। सो now we are moving to monetary management and financial intermediation, right? कैसे कह सकते हैं गुड ईयर दोस्तों। आरबीआई ने अपने जो रेट्स है वो 2.25% से बढ़ाए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उन्होंने 2.25% से रेट को अगर इंक्रीज किया है तो आपके अगर ईएमआई चल रही है, अगर लोन ली हुई है, तो वो सब लोन भी महंगी हो गई, तो अपना भी कंजप्शन कम हो जाता है। और वो छोड़ो, कंपनियों ने भी करोड़ों की लोन लेके रखी होती है, तो कंपनियों का भी खर्चा बढ़ जाता है। तो ये 2.25% जो बढ़ा वो इतना अच्छा नहीं है, ये जेब से बेकार पैसे को निकाल देता है, राइट। लेकिन इसके साथ भी दोस्तों अगर हम इंडस्ट्री का हाल देखें, अब देखो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो 7 ईयर लो पे आ गया है, खाली 5% पे, जो एक टाइम पे कितना ज्यादा था। पीएसबी बैंक डबल डिजिट के नजदीक पहुंच गई थी, राइट। एनपीए में धीमे धीमे हर साल घटती जा रही है और अभी काफी अच्छी पोजीशन पे आ चुकी है। इनफैक्ट सारी गवर्नमेंट बैंक्स ने पिछले साल प्रॉफिट भी किया, तो ये भी एक खुशी की बात है। प्राइवेट बैंक्स कंफर्टेबल थी, वो भी और सुधर रही है, राइट। तो ओवरऑल शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक टोटल भी आप देखो, या फॉरेन बैंक्स का सबसे कम रहता है, पर इनका एक्सपोजर भी लोन में कम है, तो इनके एनपीए मत देखो, राइट, प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक के देखने के।
ये इंप्रूवमेंट है, इसका मतलब क्या, देखो आने वाले टाइम में धंधे बढ़ेंगे तो कंपनियों के इंटरेस्ट इनकम बढ़ने ही वाली है, बैंक्स की, राइट, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी क्योंकि एनपीए कम हो रही है, राइट, तो बैंक भी तो चाहिए पोर्टफोलियो में। नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ इन डबल डिजिट सिंस अप्रैल 22। दोस्तों नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिट में है, मतलब अब आने वाले टाइम में ये क्रेडिट ग्रोथ और बढ़ता जाएगा, तो ये बैंक्स और फाइनेंस कंपनी के लिए अच्छा है। जितना क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगा उतनी इंटरेस्ट इनकम बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनियों को मिलेगी, राइट। शील्ड ऑन द 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड स्टेबल इन 2022। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैट क्यों है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो ये आपकी स्टेबल हो जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों। डीआईआई एक्टेड एज अ काउंटर वेलिंग फोर्स टू एफपीआई आउटफ्लोज इन रिसेंट ईयर। देखो जब बुरा समय आएगा तो एफपीआई की इनकम घटेगी, तो इनकम घटेगी तो वो लोग अपने फंड को ट्रांसफर करते हैं, राइट। अब जब हमने ये चीज देखी, देखो 19-20 में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन तो था ही नहीं, कंट्रीब्यूशन था डीआईआई और म्यूचुअल फंड्स का, अपने इंडियन इन्वेस्टर्स का। 21 में हमारा नेगेटिव था, उनका बड़ा स्टेक था 2.7, राइट, 2.7 लाख करोड़ उन्होंने डाला था, पर 2022 में उन्होंने 1 लाख करोड़ निकाल दिया। तो कौन आया यहाँ पे बचाने को? डीआईआई और म्यूचुअल फंड ने दोस्तों 2 लाख करोड़ 2022 में भी डाला, 2023 में भी अब तक 1.5 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड और डीआईआई डाल चुकी है, जबकि एफपीआई नेगेटिव, राइट। तो एक अच्छा शॉक एब्जॉर्ब का काम कर रहे हैं अपने इंडियन इन्वेस्टर अभी, राइट। स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, पूरे दुनिया का बुरा हाल। साउथ कोरिया 19% टूटा, यूएस 15, ना ब्राजील 8, ना जापान 6, ना चाइना 5, ना जर्मनी, ना यूके, ना इंडियन मार्केट है दोस्तों 4% का रिटर्न तो भी दिया हुआ है। ये अप्रैल टू दिसंबर है दोस्तों, राइट। सो यस, योर मार्केट इज एटलीस्ट, इतने बुरे टाइम पे भी 4% कुछ भी नहीं है, पर बुरे टाइम पे भी बचा कौन रहा है? इंडियन मार्केट बचा रहे, ऑलराइट। अब दोस्तों डिमांड तो बढ़िया है, पर अभी इन्फ्लेशन के क्या हाल है, ये सब खा तो नहीं जाता दोस्तों। अभी दुनिया में तो ऐसा ही है, इन्फ्लेशन ग्रोथ से ज्यादा बड़ा है, मतलब सब खा जाता है। इंडिया में क्या है दोस्तों, इंडिया में भी सीपीआई जिससे हम लोग को कंसर्न रहता है, नॉर्मल कंज्यूमर, हम जो लेते हैं वो हमें महंगा मिलता है, राइट, अगर इन्फ्लेशन सीपीआई हाई हो। डब्ल्यूपीआई दोस्तों होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंपनियों को ये लागू पड़ता है, मतलब ये जो कंपनियां होती है उनके रॉ मटेरियल को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो डब्ल्यूपीआई काफी बड़ा हुआ था, जिससे कंपनियों के प्रॉफिट बहुत टूट रहे थे। अभी आप देखो वो शार्प का है, तो अब आप आने वाले समय में कंपनियों के मार्जिन को इंप्रूव होता हुआ देखोगे, ये यहां से अपने को इंडिकेशन मिल रहा है दोस्तों, ऑलराइट। दोस्तों हमारा इन्फ्लेशन वेल मैनेज रहा और कम क्यों आया, उसके पीछे के कुछ कारण भी आप देख रहे हो। फेज वाइज रिडक्शन इन एक्साइज ड्यूटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, import duty on major inputs, ferronickel, coking coal, PCI coal cut were brought to zero, while tax on export of iron ores and concentrates increased from 30 to 50%, right? Waived custom duty on cotton import, कब से? 14 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक। प्रोहिबिशन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट प्रोडक्ट अंडर एचएस कोड। देखो एक्सपोर्ट पे प्रोहिबिशन किया तो फिर इधर प्रॉपर भी अपने को मिलेगा ना, व्हीट सस्ता मिलेगा, नहीं तो अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो इधर महंगा मिलेगा, राइट। रिडक्शन इन बेसिक ड्यूटी ऑन क्रूड एंड रिफाइंड पाम ऑयल, क्रूड सोयाबीन ऑयल एंड क्रूड सनफ्लावर ऑयल। अब ज्यादातर ये चीजें दोस्तों हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, अभी हम सफिशिएंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, राइट, तो इनकी ड्यूटी को भी कम किया गया, जिनके कारण दोस्तों हमने इन्फ्लेशन को कम होता हुआ देखा, राइट। अब दोस्तों आने वाले समय में चाहे बिजनेस इन्फ्लेशन हो या हाउस होल्ड इन्फ्लेशन हो, हम इनको नरम होता हुआ देखेंगे, तो लोग भी खर्चा ज्यादा करेंगे, राइट, और कंपनियों की भी प्रॉफिट बढ़ेंगे। दोस्तों बीच में क्या हो गया था ना कि जो कॉमोडिटी डिसरप्शन, वॉर हुआ ना, ट्रेड डिसरप्शन के कारण कॉमोडिटी के दाम बढ़ गए थे। तो ज्यादातर जो रॉ मटेरियल की तरह यूज होती है या खर्चे में यूज होती है कॉमोडिटी, कंपनियों के प्रॉफिट बहुत टूटे इस बार, तो धंधे अच्छे थे इंडियन के, पर खर्चे बहुत ज्यादा हो गए, तो आपके मार्जिन टूटे। आप देख रहे हो मॉडर्नाइजेशन इन ग्लोबल कॉमोडिटी। देखो जो कॉमोडिटी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, राइट, ये जो इंपोर्ट इन्फ्लेशन बढ़ाता है, राइट, ये भी आप देखो पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सारे कूल हो रहे हैं अभी, राइट, मॉडरेट होते जा रहे हैं, तो जितने महंगे थे उतने नहीं है, इससे कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी सुधरती है। कॉटन देखो, रबर देखो, राइट, आप आयरन और देख सकते हो काफी नीचे आ गया, टीन एंड निकल देख सकते हो, ब्रेंट क्रूड ऑयल, राइट। तो ओवरऑल आप जो कमोडिटी देख रहे हो वो मॉडरेट होती जा रही है, जो कंपनीज के लिए दोस्तों बड़ी पॉजिटिव है। दोस्तों सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट पे क्या हुआ, बिग टेंट कैसे? एनहेंस्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए एजुकेशन भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए। एजुकेशन में आप देख सकते हो दोस्तों बढ़ता जा रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। 2018-19 में 5 लाख करोड़, पिछले साल 2022-23 मतलब जो अभी खत्म हो रहा है 7.5 लाख। हेल्थ में दोस्तों 18-19 में 2.6, ये साल दोस्तों 5 लाख करोड़, राइट। अदर्स 4 लाख से सीधा 8 लाख करोड़। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्वालिटी
लाइफ की सुधारने के लिए तो बढ़िया हो रहा है। सी दिस इज क्वालिटी हेल्थ फॉर ऑल। यू कैन सी मल्टी डायमेंशनल इनिशिएटिव देख रहे, प्रधानमंत्री टीबी मुक्ति भारत अभियान, ना कोविड वैक्सीन, ना ई संजीवनी, ना आयुष्मान भारत, ना नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 में लॉन्च की थी। सी मल्टी डायमेंशनल इनिशिएटिव हैव बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द प्रोविजन ऑफ क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटीज टू ऑल सिटीजन्स, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ केयर नेटवर्क इन द वर्ल्ड। अब एजुकेशन सेक्टर में देखो, इंप्रूविंग बेसिक फैसिलिटीज इन स्कूल। अब 2012-13 को 2021-22 से कंपेयर करो तो वॉशरूम्स हो गए दोस्तों, हैंड वॉश के लिए हो गया, लाइब्रेरी, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटराइजेशन, पीपल टू टीच रेशियो इन प्राइमरी स्कूल्स, एवरीथिंग हैव ग्रोन ड्रास्टिकली, राइट। इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई। So over 14,500 PM Shri School to be built between 2023 to 27 आने वाले सालों में दोस्तों करीबन 14,500 PM Shri School बनेगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू रिवोल्यूशनाइज एजुकेशन, वर्षों से दोस्तों एक ही प्रकार का एजुकेशन चल रहा है, उसमें बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लाए हैं। Rise in number of IITs from 16 to 23, IIM from 30 to 20, medical colleges from 387 to 648, and IITs from 9 to 25. So it is creating a big tent to improve quality of life. दोस्तों क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आप देखिए, इलेक्ट्रिसिटी 2.9 करोड़ रूरल हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाइड अंदर सौभाग्य, करीबन 3 करोड़ रूरल हाउस होल्ड। दोस्तों 2 करोड़ हाउसेज कंस्ट्रक्टेड अंदर PMAY हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम में, अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर। यू कैन सी ऑल वेदर रोड्स, 7 लाख करोड़ रोड कंस्ट्रक्टेड सिंस, 7 लाख किलोमीटर ऑफ रोड कंस्ट्रक्टेड सिंस 2000। सोशल सिक्योरिटी में 49 लाख एनरोलमेंट इन PMSYM, 32 करोड़ एनरोलमेंट इन PMSBY। क्लीन कुकिंग फ्यूल 11 करोड़ दोस्तों LPG कनेक्शन प्रोवाइडेड अंडर PMUY, 11 करोड़ टैप वाटर कनेक्शन अंदर जल जीवन मिशन, सैनिटाइजेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। सो दिस ऑल थिंग्स आर टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, मोर एवेन्यूज फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड इंप्रूविंग फॉर्मलाइजेशन। अब देख सकते हो पेंडेमिक में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ चुका था, क्यों बढ़ चुका था? एकदम सीधी बात है दोस्तों, अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना वापस डिक्रीज हो चुका है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इंक्रीज हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका डिक्रीज हुआ, फॉर्मलाइजेशन इंप्रूव्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज पिकअप दोस्तों, राइट। तो डिलीवरिंग डिजिटल सर्विसेज एट द डेस्कटॉप, वेलफेयर टेक इन डिजिटल इंडिया। दोस्तों इसके साथ ही क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट में के लिए भी एकदम सॉलिड प्रिपरेशन की है, अलग अलग पॉलिसीज लॉन्च करके। दोस्तों 2014-15 में आप देख सकते हो 71% पावर इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस होती थी? थर्मल से, और रिन्यूएबल का काफी कम सोर्स था। 2021-22 देख लो 71 का 58 हो चुका है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से दोस्तों अभी 12 के बदले 29% आ रहा है, राइट। तो ये सारी चीज दोस्तों ओवरऑल एनवायरमेंट के लिए भी अच्छी है। दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए यू कैन सी सस्टेन्ड इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन और इन इंडियन मिलियन टन। एज यू कैन सी 2017-18 में कितना था दोस्तों? 285 मिलियन टन। 2021-22 में दोस्तों ये प्रोडक्शन बढ़ के 316 मिलियन टन हुआ है फूड ग्रेन प्रोडक्शन, और इसी ने हमें इन्फ्लेशन से भी बचाया, राइट। यू कैन सी सिंस 2018 MSP जो मिनिमम प्राइस जो तय की जाती है फॉर ऑल मैंडेटेड क्रॉप आर फिक्स्ड 1.5 गुना दोस्तों, 1.5 टाइम्स ऑफ ऑल इंडिया वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 1.5 गुना पैसा तो मिलना चाहिए किसान, राइट। सो कंटिन्यूड ग्रोथ इन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। आप देख सकते हो एग्रीकल्चर क्रेडिट भी बढ़ता जा रहा है दोस्तों। काफी इनिशिएटिव्स एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए दोस्तों दिए गए हैं। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं स्टेडी रिकवरी के ऊपर कि क्या स्टेडी रिकवरी है इंडस्ट्री की। यू कैन सी राइजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ज्यादातर सेक्टर, अब कोई भी सेक्टर ले लो दोस्तों, हर सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया है पिछले साल के मुकाबले ज्यादा ही। स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, टू टेक एनी ऑफ द सेक्टर। दोस्तों PMI मैन्युफैक्चरिंग इन एक्सपांशनरी जोन, दोस्तों कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं चल रहा है, अभी एक्सपांडिंग चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग का। IIP ग्रोथ एट हेल्दी पेस in all your subsectors. Credit growth in industry driven by MSMEs also दोस्तों। See, credit to MSME कितनी? 30% से दोस्तों उनका भी क्रेडिट ग्रोथ बढ़ा है, राइट। लार्ज इंडस्ट्री का क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिट में है। तो ये सब क्यों क्रेडिट ले रहे होंगे? एक्सपांशन। दोस्तों सेक्टोरियल परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो GST पेड बाय MSME ओवर पिछले 2 साल का आप ग्रोथ देखो, स्मॉल का भी 12% से बड़ा है, मीडियम 7%, माइक्रो 6%। ऑटोमोबाइल जो 2017 से लेके अब तक दोस्तों बिल्कुल म्यूटेड थे, बुरे हाल थे दोस्तों, ग्रोथ कर ही नहीं रहे थे दुनिया भर की ऑटोमोबाइल। अभी हमने देखा दोस्तों 2 and 3 व्हीलर्स इस साल 87% ग्रोथ, कॉमर्शियल व्हीकल 120, पैसेंजर व्हीकल 136। तो अभी ये रिकवर अच्छे हो रहे हैं दोस्तों, राइट।
एफडीआई इन्फ्लो हो रहे हैं फार्मा में, 4 गुना ज्यादा एफडीआई का इन्फ्लो आया। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट, अभी जो हम लोग तो आजकल इंपोर्ट ही करते थे, अभी तक 3 गुना बढ़ा दोस्तों से पिछले 3 सालों में। यू कैन सी 19 में दोस्तों ये इंडस्ट्री 4.4 बिलियन यूएस डॉलर की थी, आज 12 बिलियन यूएस डॉलर की बन चुकी। और दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को और बूस्ट करने के लिए दोस्तों पीएलआई स्कीम ने बड़ा योगदान दिया। प्रोग्रेस इन ऑफ 14 पीएलआई स्कीम्स यू कैन सी इन डिफरेंट सब सेगमेंट्स। राइट, अब ये तो हो गया दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग की बात। अब आती है सर्विसेज की बात, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। दोस्तों कोई डाउट नहीं है, सर्विस सेक्टर बढ़िया कर रहे हैं। 6% का ग्रोथ था 1920 का दोस्तों, 2020-21 में पेंडेमिक में 8% का डी ग्रोथ, बढ़िया रिकवरी वी शेप 8.5%। इस साल 9%, तो बहुत अच्छा ग्रोथ दोस्तों इसमें भी दिख रहा है। पीएमआई सर्विस विटनेस स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपांशन सिंस जुलाई 22, बढ़िया एक्सपांडिंग मोड पे है दोस्तों। ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ इन क्रेडिट टू सर्विस सेक्टर, इवन क्रेडिट टू सर्विस यू कैन सी इज इन अपटिक। 16% ग्रोथ से क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है सर्विस सेक्टर का भी। डबल डिजिट ग्रोथ फॉर क्रेडिट टू ट्रेड सेक्टर्स, जो कि ये ट्रेड सेक्टर टच इंटेंसिव सेक्टर में आता है दोस्तों, बहुत अफेक्टेड था। अभी इस साल डबल डिजिट ग्रोथ 13% का ग्रोथ है दोस्तों। सर्विस का सेक्टोरियल परफॉर्मेंस देखिए, देखो कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सर्विसेज जो थी टू रिक्लेम प्री पेंडेमिक लेवल दिस ईयर। आप देखो पेंडेमिक लेवल पे वापस पहुंच गए, प्री पेंडेमिक लेवल पे, राइट। तो या टच इंटेंसिव सेक्टर भी बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। सस्टेन्ड ग्रोथ इन हाउसिंग सेल्स रिक्लेमिंग प्री पेंडेमिक लेवल। 2021 से 22 में 50% का दोस्तों ग्रोथ देखा गया। इंप्रूवमेंट इन होटल ऑक्यूपेंसी रेट, अप्रैल में पेंडेमिक के दरमियान दोस्तों 30% आ गया था। अब नवंबर देखो 68 to 70% वापस होटल ऑक्यूपेंसी रेट आ गए। तो सब अच्छा ग्रोथ इन सब में होना चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज दोस्तों। फैशन, ग्रोसरी एंड जनरल मर्केंडाइज, याद रखिएगा, फैशन, ग्रोसरी, जनरल मर्केंडाइज टू कैप्चर नियरली 2/3 ऑफ द इंडियन ई कॉमर्स मार्केट बाय 2027। ये सब ई कॉमर्स से बिकने लगेगा, सब डिजिटल इतना बढ़ रहा है इंडिया। दोस्तों एक्सटर्नल सेक्टर जो है वो वॉचफुल है पर होपफुल है। इंडिया इज ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग मर्केंडाइजिंग ट्रेड। आप देख सकते हो दोस्तों, सी मर्केंडाइजिंग एक्सपोर्ट वर 333 यूएस डॉलर बिलियन फॉर अप्रैल टू दिसंबर 2022। कितना था पहले? 305 बिलियन यूएस डॉलर। क्या किया है दोस्तों? से डाइवर्सिफाइड मार्केट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट शेयर। अब ब्राजील देखो 19 में 1.2 बिलियन यूएसडी था, 2023 में 2.5। साउथ अफ्रीका सेम, सऊदी अरेबिया गुड इंक्रीमेंट। ये सब क्यों हुआ है दोस्तों? ड्यू टू फोकस। सो रोबोट सर्विस एक्सपोर्ट क्यूशनिंग ट्रेड बैलेंस। इंडिया पोजीशन इन ग्लोबल सर्विसेज, हम 7वें सबसे बड़े सर्विस के एक्सपोर्टर है। 4% वर्ल्ड का एक्सपोर्ट करते हैं, ये बहुत ज्यादा नहीं है पर सुधर रहा है। 28% ग्रोथ इन एक्सपोर्ट कब से? 22-23 में दोस्तों, राइट। सो या एफडीआई एफपीआई दोनों के डेटा देखो सब रिटर्न कर रहे हैं इंडिया में। एफडीआई का तो डेटा आप देख ही रहे हो दोस्तों। एफपीआई भी Q2-Q3 में वापस नेट पॉजिटिव थे। तो फ्रेंड्स, इंडिया इज वेल प्लेस्ड अमॉन्ग मेजर इकोनॉमीज इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व और एनीथिंग एल्स यू कैन सी, राइट। फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिफ्टिंग पोटेंशियल ग्रोथ। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट विजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पब्लिक पार्टनरशिप में क्या हो रहा है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एनआईपी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, गति शक्ति दोस्तों, ये सब मिलके ग्रोथ बढ़िया देगा। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर एंड रिन्यूएबल्स, सोलर पार्क्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी, एवरीथिंग ऑन फास्ट ट्रैक दोस्तों। हाल ही में हमने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी देखी दोस्तों, जो हमारे लॉजिस्टिक के कॉस्ट को घटाएगा और एफिशिएंट बनाएगा दोस्तों। ये करेंगे रैपिड इंक्रीज इन नेशनल हाईवेज से, मींस रोड कंस्ट्रक्शन, रिन्यूड पुश ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, air passenger and cargo traffic exceeded 90% of pre-COVID level. Capacity of major ports nearly double in 8 years. Legislative amendments for hassle-free movement of vessels. दोस्तों, तो ये दो कहानी है भारत की। द स्टोरी ऑफ इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है ग्रोथ ड्राइवर भारत? फेवरेबल डेमोग्राफिक्स, मिडिल क्लास एक्सपांड होता जा रहा है, डिजिटल बिहेवियर पैटर्न्स। यू कैन सी टेलीफोन एंड रेडियो फॉर डिजिटल एम्पावरमेंट। सी द डिटेल। Total telephone subscriber base in India stands as 118 crore, with 44% of subscriber in rural India. More than 98% of the total telephone subscriber are connected wireless, right? Mobile phones. The overall tele density in India stood at 84%. हर एक के पास फोन है। 200% increase in rural internet subscription between 2015 to 20, right friends? So ये सारी चीज देख के क्या पता चलता है कि इंडिया की इकोनॉमी बढ़िया प्रकार से है। हम जो कंपनियों में निवेश करेंगे, जो सेक्टर में निवेश करेंगे, ग्रोथ उनका बढ़ता जाएगा। अभी चैलेंजिंग टाइम, अभी
प्रॉफिट घटे हुए हैं, पर ये डेटा भी देखो आपके सामने है, प्रॉफिट अब सुधरेंगे क्योंकि मार्जिन सुधरेंगे, रॉ मटेरियल के दाम नीचे आएंगे। तो फ्यूचर दोस्तों आप एक दशक का सोचो तो जबरदस्त उज्जवल है भारत। बने रहो, पूरे समय में एक्यूमुलेट करो दोस्तों, राइट। तो मुझे उम्मीद है मैं कुछ हद तक मैसेज पास करने में सफल हुआ हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद।